वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था कि हम कैसे बता सकते हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो हमने उसके लिए फर्स्ट फिनोमिना किया था जिसको हमने बोल दिया था लाइक लाइन अटोमिक लाइन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। और जो सेकंड फिनोमिना था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसने प्रूव किया कि जो एनर्जी है वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसा कि हमें थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलता है, जो एनर्जी होगी हमारे लाइट की वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस। लेट्स सी कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी होता है क्या। देखो, अगर कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास कोई भी, अगर इसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ये हमने लाइट को क्या किया, इंसिडेंट किया, तो कह रहा है कि इस लाइट के अंदर से कुछ पार्ट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ यहां से वो स्कैटर कर सकता है उसको। करे ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट करता है लाइट के साथ। जब हम लाइट उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ यहां पर ये क्या कर सकता है, रेडिएट। ये अगर नॉर्मल मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, दिस इज ए ब्लैक बॉडी, तो अगर इसके ऊपर हमने लाइट इंसिडेंट किया तो ये सारी की सारी रेडिएशंस को इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम दोबारा से इसको हीट करेंगे तो सारी की सारी ये क्या करता है, रेडिएट। ये 100% रेडिएट कर सकता है आफ्टर 100% एब्जॉर्प्शन। इसमें 100% एब्जॉर्प्शन कभी नहीं होगा, ना ही 100% रेडिएशन ये रेडिएट करेगा। तो क्या हुआ, तो हम ब्लैक बॉडी को बोल सकते हैं जनरली ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशंस। तो या दूसरी लाइन में हम बोल सकते हैं ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट and it will also radiate all possible wavelengths of radiations on heating। यहां लिख सकते हैं ये इट विल रेडिएट ऑल रेडिएशंस ऑन हीटिंग। तो कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल का मतलब जो जो वेवलेंथ पॉसिबल हो सकती थी हमारे पास, सभी के सभी जो इसने अब्जॉर्ब की वो क्या करेगा, एमिट करेगा, हमारे पास रेडिएट करेगा। तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो देखो, हमने एक ग्राफ बनाया था बच्चे इस तरीके से। इसी ग्राफ को हमने यहां पे इंटेंसिटी लिखा था, दिस इज इंटेंसिटी, और यहां पे हमने लिखा था इस तरफ हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और या इस साइड में कहूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इस साइड, ऐसा। तो क्या किया था कि ब्लैक बॉडी जो हमारे नॉर्मल क्लासिकल था, उसने बोला था कि अगर हमारे पास, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करूंगा तो उसकी ऐसे रेडिएशंस ऐसा होना चाहिए था हमारे पास। लेकिन दिस इज क्लासिकल ग्राफ, इसको मैंने एक कर्व बोला, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्योंकि ये वो रेडिएशंस की हमारे पास इंटेंसिटी जो बॉडी एमिट करता है ऑन हीटिंग। फिर क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमें जो ग्राफ मिला बच्चे, ये यहां तक तो सेम ही था ऐसा, लेकिन इसके बाद आके ये ऐसे हो गया। इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ये ऐसा हो गया था। दिस इज बी, दिस इज एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल।
तो इसको क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स ने हमारे पास। तो अब यहां पर ये बोल दिया कि ये सभी के सभी मैक्सिमम वेवलेंथ, देखो 0 से लेकर मैक्सिमम तक, तो कह रहे जब भी हम हीट करेंगे तो जितनी भी रेडिएशन उसने एमिट की सारी एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट एमिट कर सकता है, वो होता है ब्लैक बॉडी। तो इसको ब्लैक बॉडी हम ग्राफ बोल सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा वाला ग्राफ था, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा था, और लेकिन ये कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा किसका है, ब्लैक बॉडी का है, क्योंकि यही सभी वेवलेंथ पे एमिट कर रहा है मेरे पास, मैक्सिमम जो कर सकता है। अब हुआ क्या बच्चे, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, as the temperature increase, mu frequency of radiations should also increase. So the graph should be like A, but in actual we obtained a graph like B, in which with increase in temperature, mu of radiations decreases. So Planck said its answer lies in quantization of energy, देखो अच्छा ये था। अब हम देखेंगे कि इसने क्या बोला था ताकि इस ग्राफ को हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन। तो यही था, क्वांटम ने एक्सप्लेन किया था इसको, क्लासिकल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बोला कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो अगर ऐसा हमारे पास आ रहा है, अगर टेम्परेचर कम है तो ये पीक ऐसे आ रही थी, वो टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो ये पीक ऐसे आएगी हमारे पास, इधर आके 0 पे, 0 से पहले ही हो जाता है। तो ये कह रहे हैं इस तरीके से होना था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर फाइनली क्या हो रहा है, डिक्रीज ही नहीं होना चाहिए था, ये इंक्रीज ही होना चाहिए था ऐसा हमारे पास। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों क्लासिकल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, when we heat an object, its atoms starts oscillating and they behave as oscillator, and they starts behaving like oscillators, and they will absorb or emit radiations, having frequency equals to their oscillating frequency. देखो बच्चे फर्स्ट पॉइंट ये सबसे पहले था कि क्लासिकल ऐसा बोलता था कि क्लासिकल में कि अगर हम बोलते हैं कि क्या, जब हमने हीट किया तो हमारे पास पता है सॉलिड के अंदर हमारे एटम्स फिक्स पोजीशंस पे होते हैं, इस तरीके से लैटिस के अंदर होते हैं हमारे पास। तो कह रहे जब भी हम इसको हीट करेंगे, ये जो एटम है बच्चे ये ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा, पहले कम और ज्यादा हीट करेंगे तो और ज्यादा करेगा, फिर ये थोड़ा सा कम कर रहा था, फिर और ज्यादा कर रहा था या और ज्यादा। तो ये कह रहा है कि और ये जब इस तरीके से ओसिलेट करेगा वो अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे, तो इसको बोल देंगे ओसिलेटर। अब सेकंड क्या बोला कि जब ये ओसिलेट करता है तो इसकी ओसिलेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कह रहा है कि ये ओसिलेटर उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से अगर उस पर इंसिडेंट हो तो उसको ऑब्जॉर्व कर सकता है, और उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ये क्या कर सकता है, एमिट। अब हुआ क्या,
अब जब हमने हीट करना स्टार्ट किया बच्चे, तो क्या हुआ कि हमारे जो ये नंबर ऑफ एटम्स थे, इसमें हमारे पास n नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास। तो करे कि वहां पर इन सभी एटम्स का या ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम नहीं होंगे, सभी अलग अलग करेंगे। तो सभी क्या करेंगे, लो से लेके हाई फ्रीक्वेंसी तक क्या कर सकते हैं, रेडिएशन अभी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वो एक फिक्स्ड हो सकती है, मैक्सिमम एक फिक्स हो सकती है, क्योंकि वो अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इस एटम और इस एटम की पोजीशन से ज्यादा तो ऑसिलेट ही नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा सॉलिड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ज्यादा तो हमारे लिक्विड या गैसीय स्टेट में हो सकती है। अगर ये सॉलिड था मेरे पास, तो इसकी जो ऑसिलेटिंग की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एक फिक्स हो सकती है, उससे ज्यादा पे वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो सभी एटम ऐसे करेंगे तो सॉलिड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर वो सॉलिड है तो एक पर्टिकुलर रेंज बोल सकते हैं, या एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट एक उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी जिस तक वो ऑसिलेट कर सकता, उसके बाद नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऑसिलेटर, एक एटम एक पर्टिकुलर मैक्सिमम अगर हम वैल्यू बोलूं तो वहां तक ऑसिलेट कर सकता है, यानी कि वहां तक की वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसी एनर्जी को क्या कर सकता है, उस मैक्सिमम को एमिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी लोन लेने के लिए जाता है, अगर वो लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो बैंक देखता है कि उसकी इनकम क्या है। अगर एक मजदूर है, उसके पास ना तो जमीन है ना उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो लोन कभी भी बैंक उसको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, वो लैक्स में भी नहीं, वो थाउजेंड्स में देना फेवर करेगा। उसको पता है कि ये अपनी मजदूरी करके करता है, उसको देगा ही नहीं। अगर उसको दे भी रहा है तो उसको थाउजेंड्स के अंदर देगा। अगर एक बैंक ने दिया उसको भाई 10 का, तो दूसरे के पास गया, दूसरे के पास जानकारी था, जानकार मिला थोड़ा, उसने 30 कर दिया, तो एक ने 50, तो 50 से ज्यादा तो उसको देगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी बैंकों में गया सबसे ज्यादा किसने दिया, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी जो टेंडेंसी है, वो एक एटम अगर ऑसिलेटर होता तो कितने एब्जॉर्ब कर सकता है, 50,000 को, और बैंक ने उसको 50 इसलिए दिया क्योंकि वो मैक्सिमम 50 ही दे सकता है रिटर्न, उससे ज्यादा उसके देने की एबिलिटी नहीं। अगर कोई एक जाता बिजनेसमैन जिसकी मंथली इनकम लाखों में, या जिसका बिजनेस ही जो टर्नओवर है करोड़ों में, तो उसको जो बैंक देगा, उसकी जो देगा वो क्या करेगा, जो सैंक्शन करेगा लोग करोड़ों में दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों में एक्सेप्ट भी कर सकता है और करोड़ों में वो दे भी सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे आ रहे। तो सेम यहां पर है कि वो कितने जितना ले सकता है उतनी ही एनर्जी की रेडिएशंस को एमिट कर सकता है, ना तो उससे ज्यादा की करेगा, उससे ज्यादा करने की उसकी टेंडेंसी नहीं। तो अब सेकंड क्या बोला बच्चे, तो हम यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, इन ऑर्डर टू हैव, सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू हैव ए लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, there must be something vibrating with that frequency, vibrating या oscillating with that frequency। देखो चेक क्या बोल दिया इसने, यही चीज जो ऊपर हमने बोला था वही दूसरा बोला है यहां पे इसने। कह रहा क्या कि अगर हम बोलेंगे कि ये प्लैंक्स ने बोला, हमारे पास क्लासिकल ने ऐसा बोला, अब ये प्लैंक्स ने बोला था, प्लैंक्स ने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि उसी फ्रीक्वेंसी या उसी ओसिलेटिंग क्या उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करे, ओसिलेट करे। अगर करेगा तभी वो लाइट एमिट होगी। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हमने बोल दिया कि E इक्वल्स टू क्या है, NH म्यू। अगर ये किसकी एनर्जी होगी हमारे पास, देखो ये ओसिलेटिंग हो गया किसकी, अगर मैंने यहां पे बोला कि ओसिलेटिंग होना चाहिए, ओसिलेटर होना चाहिए, तो ये ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो इस एनर्जी होगी हमारे पास ये एनर्जी, दिस इज, अगर हमने यहां पे बोल दिया ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, या अगर मैं n को 1 ही मान लूं, एक ओसिलेटर हमने माना तो ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ओसिलेटर, दिस इज एनर्जी ऑफ ओसिलेटर। अब ये जो ओसिलेटर है हमारे पास जिसकी एनर्जी है, ये मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी की एमिट कर सकता है, अरे म्यू फ्रीक्वेंसी की, जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी की ओसिलेटर क्या करेगा, एनर्जी क्या कर सकता है, रेडिएशंस एमिट कर सकता है। इसी फ्रीक्वेंसी की, जो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर की, इसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस ये क्या करेगा, एमिट। तो यहां पर प्लैंक्स ने बोला, प्लैंक सेड वी आर गेटिंग graph like a, because at any temperature energy
atoms, energy of atoms of oscillators is not so high so as to emit radiations of maximum frequency. देखो बच्चे क्या बोल दिया, या हाइयर फ्रीक्वेंसी। therefore intensity of radiations of higher frequency decreases, and we obtain graph like B। देखो बच्चे क्या बोल दिया था, ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आया था, ये था हमारे पास। तो इसने क्या बोला कि अब हमारे पास ये देखा ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, तो उसकी एनर्जी ई है, और इसने बोला कि उसी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी हमारे पास। तो अब यहां पे अगर मैंने बोल दिया दिस इज ई एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं एच म्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दिस इज एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, या ये क्या हो गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। अब बच्चे बोले अगर ये हाई नहीं होगा, अगर ये नॉट वेरी हाई, अगर ये हाई नहीं होगा, वेरी हाई नहीं होगा, तो मेरे पास ये तो कांस्टेंट था, तो म्यू की वैल्यू भी ज्यादा नहीं होगी, तो मेरे पास म्यू भी क्या होगा, वेरी हाई नहीं होगा, म्यू भी क्या होगा, नॉट वेरी हाई। अगर ये लिख दिया नॉट वेरी हाई, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट वेरी हाई। अगर ये कि इसकी वैल्यू हाई होगी, एनर्जी हाई, तो मेरी म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, हाई। अगर एनर्जी लेस है तो ये म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, मेरी लेस होगी। तो देखो क्या बोल दिया इसने बोला कि देखो इस साइड हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी बच्चे, इस साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, इस साइड हमारा लैम्डा इंक्रीज हो रहा था, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, ये मेरे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ थे, ये लोअर टेम्परेचर T1, दिस इज T2, दिस इज T3, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये हमने किया था। अब देखो क्या बोल दिया उसने कि कह रहे कि किसी भी टेम्परेचर पे मैं क्यों ना चला जाऊं, जो एनर्जी होगी ऑसिलेटर्स की वो क्या होगी, ज्यादा हाई नहीं है, वो नॉट वेरी हाई, वो ज्यादा नहीं। अगर वो खुद की एनर्जी ज्यादा नहीं है तो क्या नहीं होगा, वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट नहीं कर पाएगा, हम बोल सकते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जो फ्रीक्वेंसी इस साइड, यहां पे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, ये वाली ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है क्योंकि इस साइड के तो हाईएस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कि अब ऑसिलेटर या एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उतनी जितनी ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, उतनी फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट करे, अब वो खुद ही नहीं कर रहा तो उतनी एनर्जी की वो रेडिएशंस कैसे एमिट कर सकता है, या उस फ्रीक्वेंसी की वो एनर्जी रेडिएशंस कैसे एमिट कर सकता है। तो ये करेगा ही नहीं। अगर ये करेगा ही नहीं उस फ्रीक्वेंसी पे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी का मतलब जो नंबर ऑफ रेडिएशंस होंगी हायर की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी की देखो, अगर ये टेम्परेचर T3, लेट्स से इट इज 4000 या 5000 केल्विन, दिस 5000 केल्विन, तो 5000 केल्विन पे इस टेम्परेचर के ऊपर जो ये यहां पर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उसके ऑसिलेटर्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे इसी फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम ही। इससे कम वाले भी क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी के थोड़े कम होंगे, और उससे ज्यादा वाले भी क्या होंगे, कम होने लगे, और सबसे हाईएस्ट वाले तो होंगे ही नहीं, वो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कह रहा है कि ग्राफ ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के पास ये फ्रीक्वेंसी है। उससे कम वाले भी डिक्रीज होने लग गए, उससे ज्यादा वाले भी। क्यों, हम मान के चलते हैं क्या बच्चे, अगर एक नॉर्मल क्लास होती है हमारे पास, तो नॉर्मल क्लास में बच्चों का क्या होता है, फेल होने वाले भी कितने होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि जो इसकी एवरेज एनर्जी दी थी वो प्लैंक्स ने दी थी हमारे पास, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करके। क्यों, क्योंकि क्लास में अबव 90 कितने होंगे, या अबव 95 क्या होंगे, फ्यू, या होगा ही नहीं कोई 95 से 90 अबव हो सकता है, 1 या 2, अबव 95 या 98 होंगे ही, 98 99 होंगे ही नहीं हमारे पास। या वो
बिलो 20-30, अरे चांस कम है कि फेल होगा या पास होने वाला होगा, कुछ तो नंबर लेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सभी में 0 ही 0 आए, तो मिनिमम वो भी डिक्रीज और ये भी। अगर एक एवरेज सेक्शन था तो उसमें बोलेंगे नियरली 60 से 70% वाले मैक्सिमम होंगे। अगर एक इंटेलिजेंट सेक्शन 1 बना हुआ है तो उसमें 80 से 90 के बीच वाले मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, लेकिन 100 वाला तो होने वाला नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, या 99 वाला नहीं होगा, या उसमें बिलो 40 वाले या बिलो 50 वाले होंगे ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर जो हम स्कूल्स वाले डिवाइड कर देते हैं कि ये इंटेलिजेंट सेक्शन ए, फिर उससे वीक वाला बी, फिर सी, फिर डी, अगर हम देखें तो वहां पर भी एक मैक्सिमम रेंज अगर बोलें कि मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें 80 वाले होंगे, उसमें मैक्सिमम 60 वाले, 40 वाले, एक लास्ट वाला सेक्शन होगा जिसमें सारे के सारे बच्चे पॉइंट्स पे पास होते हैं, या जिसमें सारे के सारे 40% जिसको पास ही करवाना है, तो उसमें हाईएस्ट वाले तो होंगे ही नहीं, लोएस्ट वाले 0 वाला भी नहीं होगा कोई, तो कुछ ना कुछ तो नंबर लेगा ही ना। तो ये वो चीज होगी हमारे पास कि पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम पर्टिकुलर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां से हमारे पास 2 लॉ दिए हमारे इन ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो हमारे पास बोल दिया कि प्लैंक्स ने बोला, इसलिए हमें ग्राफ नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ कि हमारे पास बच्चे यही चीज अगर हम बोलते कि जब भी हमने हीट किया उसके एटम ओसिलेट करना स्टार्ट हो गया, अगर वो ओसिलेटर हो गया तो किसी फ्रीक्वेंसी से ही कर सकता है, उससे ज्यादा अमाउंट से नहीं कर सकता फ्रीक्वेंसी से, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ओसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब कि जिस एनर्जी की रेडिएशन एमिट कर रहा है उसी एनर्जी की रेडिएशन वो क्या कर सकता है, एमिट। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, वो कंटिन्यूस नहीं कर सकता, उसकी खुद की फिक्स है। ऐसा नहीं कि वो कम अमाउंट में भी करेगा या ज्यादा में, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक पर्टिकुलर एटम है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, और सबकी अलग अलग है तो सब अलग अलग ही करेंगे। तो ओवरऑल हमें जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा इस तरीके से हमें सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर बच्चे। तो यहां पे इसको एक्सप्लेन, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमारे पास 2 लॉ थे, एक तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर हमारे पास स्टीफेन बोल्ट्जमैन लाया, और फिर एक रेले जीन्स लाया। इन तीनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद इसी को प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने इसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया। तो हम देखते हैं व्हाट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स ने क्या बोला बच्चे, जो लैम्डा मैक्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 टेम्परेचर, या हमने बोला जो E होगी यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो क्या बोला इसने, द लैम्डा मैक्स फॉर विच देर इज मैक्सिमम एमिटेंस ऑफ रेडिएशंस will be directly proportional to temperature of object। क्या बोल दिया बच्चे, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ये टेम्परेचर कम था तो इसकी लैम्डा मैक्स ये वैल्यू साइड इंक्रीज हो रही, तो ये लैम्डा मैक्स था इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये वाला ये ज्यादा वैल्यू थी साइड। फिर जैसे टेम्परेचर के तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज, फिर और ज्यादा किया तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज लेकिन लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहां पे इसलिए बोला कि जो हमारे पास क्या हो रहा है, क्या जो उसका लैम्डा मैक्स होगा कि वो रेडिएशंस जिसकी एक वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ की रेडिएशंस जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी रेडिएशन। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे हम लोग, जो वेवलेंथ एमिट होंगी उनकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। और ये मैक्सिमम किस लिए लिखा है, क्योंकि इस वेवलेंथ की रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि यही इनका जो नंबर ऑफ रेडिएशंस होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस इस वेवलेंथ की होंगी या इस फ्रीक्वेंसी की होंगी। ये था। इसके बाद जो सेकंड लॉ था बच्चे हमारे पास आता था स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ, इसने क्या बोला बच्चे, यहां पे बोला कि जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T की पावर 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 4। तो इसने बोला कि द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस emitted per unit volume per unit time by black body is directly proportional to
फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला कि ये सेम है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करूंगा उसकी एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि इस साइड म्यू इंक्रीज हो गया तो इस साइड जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एच म्यू। एच से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाती है, एनर्जी। तो इस साइड एनर्जी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एनर्जी की रेडिएशन कितना, जो टेम्परेचर होगा उसकी फोर्थ पावर, यानी कि उसको फोर्थ पावर हम रेज कर दें पावर उसकी, तो उतनी एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर जब हम एक फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी है 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, 4 के पावर में इंक्रीज हो रही है बच्चे। ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके बाद आया रेले, RAYLEIG है, रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ बच्चे इसने क्या किया था, जो यहां पर हमारे पास था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने, इसने एक्सप्लेन कर दिया था इस ग्राफ को एट लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा। एंड ही एक्सप्लेन लिख सकते हैं, वेन्स एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी ग्राफ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ फॉर लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसने लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर दिया था यहां तक, लेकिन हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो रेले जीन्स लॉ ने क्या किया, रेले जीन्स लॉ ट्राइज टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ या स्पेक्ट्रा, इसको स्पेक्ट्रा बोलो या ग्राफ, बाय considering wave nature of light, and he explained this spectra for higher value of lambda, इसने हायर वैल्यू ऑफ एफ, यानी कि इसने इस साइड वाला ग्राफ एक्सप्लेन किया था। कैसे, अगर हम लिखें तो इसने बोला कि जो इंटेंसिटी आएगी ऑफ रेडिएशन वो क्या आएगी, 2πc/kT अपॉन लैम्डा 4। इसने बोला कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो रही, जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है 2πc/kT लैम्डा 4 है, और जो एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी है वो कितनी होगी यहां पर, 8πμ² × kT। ये एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, दिस इज एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। तो इसने ये बोला, देखो अब देखो क्या हुआ, ये kT ऐसे था। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस की बात करूं तो यहां पर क्या था, ये इंटेंसिटी था। तो अगर इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पे लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो रही है इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होने लग रही है हमारे पास। देखो इस वैल्यू के बाद, इसके पॉइंट के बाद, इसमें इस ग्राफ के बाद, इसमें इस ग्राफ के बाद, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होने लग रहा है ग्राफ सारे के सारे। तो क्या हुआ, एट हायर लैम्डा इंटेंसिटी डिक्रीजेस। बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे इसने बोला हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा पर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। बट एट लोअर लैम्डा आई अगेन डिक्रीजेस, ऐसा लिख सकते हैं, एट लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा आई शुड इंक्रीज, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम होगी तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। बट इट अगेन डिक्रीजेस, so he can't explain graph at lower value of lambda, तो कह रहा है कि लोअर वैल्यू पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बच्चे, इसको हायर पे कर दिया। अब इसका जो ये एनर्जी टर्म है, इसकी जो एनर्जी, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास फॉर्मूला, ये 2 टर्म से बना है हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं 2 टर्म क्या क्या होगी। एक फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 8πμ²c³, दूसरी क्या हो गई kT। अब देखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। देखो तो बच्चे हम यहां पे बोल सकते हैं दिस एनर्जी टर्म हैज टू पार्ट्स, एक लिख दिया एन म्यू, इट इज इक्वल्स टू 8πμ²/c³। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू। कह रहे कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो गए। अब ये क्या है, और kT इज एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज E एवरेज, ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स।
ये क्या बोल दिया उसने, एवरेज एनर्जी हो गई किसकी, ओसिलेटर्स की। उन ओसिलेटर्स की अपनी एवरेज, अपनी जो एवरेज थी वो अलग अलग थी उनकी। वहां पर हम बोल सकते हैं कि द ओसिलेटर्स oscillates with different frequency, oscillator oscillate with different frequency, क्योंकि सभी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ही वैल्यू नहीं कर सकते, अलग अलग कर रहे हैं वहां पे, oscillate with different frequency, so their energy will be different, so their energy will be different, but their average energy will be, what their average energy will be kT, whatever be their energy या frequency। ये बोल दिया बच्चे यहां पर इसने कि सभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कुछ भी टेम्परेचर वहां पे क्यों ना हो, सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे तो उनकी खुद की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन उनकी खुद की एनर्जी कितनी ना, उनकी ओवरऑल एवरेज एनर्जी क्या होगी, केटी। ये माना था किसने, क्लासिकल ने। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने एनर्जी कंसीडर दिया था, लेकिन फिर प्लैंक्स ने इसको ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, तब उसने इस एनर्जी को केटी ना मान के एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू अपॉन केटी -1 कंसीडर किया। ये हम अभी इसके बाद करेंगे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉस में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्लैंक्स ने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया। तो अब यहां से हमें पता चला बच्चे, सो दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इंडिकेट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये हम बोल सकते हैं कि इंडिकेट का हम क्या बोलेंगे, कंफर्म। यहां पे मैंने केवल इंडिकेट लिखा है क्योंकि इससे पूरा का पूरा हुआ नहीं। प्लैंक्स ने बोला कि कंप्लीट ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, तो उसने इसलिए बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑसिलेटर पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, और जब करते एनर्जी किसका मतलब जो रेडिएशन उसकी एनर्जी भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। ऑसिलेटर की फिक्स होगी तो रेडिएशन की फिक्स, या रेडिएशन की फिक्स तो ऑसिलेटर की क्या हो गई, फिक्स हो गई हमारे पास। तो इसीलिए बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हो गया बच्चे। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन।